गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम अपरदनकारी शक्तियों को पढ़ रहे थे। अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियाँ, निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ रहे थे। पिछले कुछ चैप्टरों में हमने नदी और भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनकारी और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को पढ़ लिया है। आज के इस चैप्टर में हम एक नई चीज़ को पढ़ेंगे जो हिमनदी जो होती है, हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज टॉपिक डालिए आप हिमानी या हिमनदी द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, हिमनदकृत कह सकते हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। हिमनदकृत इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से नदी मैदानों में, भूमिगत जल काष्ठ या चूना प्रदेशों में, पवन मरुस्थलों में अपरदन का कार्य करती है, उसी प्रकार हिमनदी भी हिम क्षेत्रों में अपरदन का कार्य करती है। ये बात क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। इसके बाद देखिए हिमनदी 3-4 प्रक्रियाएं होती है। एक तो अपघर्षण, एक सन्निघर्षण, एक उत्पाटन। इन चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से अपरदन का कार्य करती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है गुरुजी? देखिए अपघर्षण, सन्निघर्षण, ये मैंने आपको पहले भी बतला दिया है, और उत्पाटन। ये चारों प्रक्रियाएं हैं। इनके माध्यम उत्पादन नहीं, उत्पाटन, उत्पाटन, इन चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से ये कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? देखिए अपरदन तो करती है, अपघर्षण, अपघर्षण तो कैसे करती है? देखिए हिमानी के खंड ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। हिमानी बोले तो हिम नदी, यानी कि ग्लेशियर, पहाड़ों से ग्लेशियर टूटते हैं और वो नीचे की तरफ रिपस करके आते हैं। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ ग्लेशियर्स आते हैं तो आने के वक्त क्या होता है, ग्लेशियर में केवल पानी ही थोड़ी होता है, उनमें कंकड़ पत्थर, मिट्टी, धूल के कण वगैरह सब कुछ होते हैं। तो वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, अपने आसपास वाली चट्टानों को, अपने आसपास वाली बर्फ़ की शिलाओं को टकराते हुए उससे आएंगे। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? अपघर्षण, क्या करेंगे? अपघर्षण, यानी कि उनसे रगड़ खाएंगे। तो रगड़ खाने के फलस्वरूप अपरदन होगा, वो भी टूटेंगे और उसके साथ बहेंगे। ये अपरदन कहलाएगा। सन्निघर्षण, सन्निघर्षण किसको कहते हैं? उसी बर्फ़ के विशाल टुकड़े में, यानी कि हिम नदी में काफ़ी सारे विशाल बर्फ़ के टुकड़े बहते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी पिघलने लग जाती है और फिर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ आती है तो वो बहते हैं। तो बहने के दौरान क्या है, हिम के टुकड़े, उसमें बर्फ़ के साथ साथ कई सारे कंकड़ पत्थर भी मौजूद होते हैं। वो कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकरा करके अपरदन का कार्य करते हैं। तो वो अपरदन का कार्य इस तरीके से करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? सन्निघर्षण। आपस में जब टकराते हैं तो सन्निघर्षण। उत्पाटन इसमें इम्पोर्टेंट है, ये तो लगभग सभी में होता है। ये उत्पाटन इसकी विशेष प्रक्रिया है। उत्पाटन में क्या होता है गुरुजी? देखिए उत्पाटन में क्या होता है, उसी के जो बर्फ़ है वो बर्फ़ थोड़ी सी पिघलने लगती है। पिघलने लगती है तो क्या होता है, वो अंदर जो नीचे वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती है। पानी है, पानी प्रवेश कर जाएगा और फिर जब थोड़ी जमने लगती है वो, तो जमने लगती है तो उसमें बर्फ़ जम जाती है। वो पानी बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। अब बर्फ़ के रूप में बदल जाता है तो सिकुड़ेगा वो, जाहिर सी बात है। सिकुड़ने की वजह से वो चट्टानों की परतें ढीली पड़ जाती है। फिर ऊपर से आने वाली बर्फ़ की चट्टानें उन ढीली परतों को तोड़ती हुई ले जाती है, उखाड़ती हुई ले जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्पाटन की प्रक्रिया। ठीक है, हिमानी द्वारा अपने क्षेत्र में की जाने वाली परतों की उखड़ाई, परतों को जो उखाड़ती है वो पट 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 करके, इस प्रक्रिया को उत्पाटन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सन्निघर्षण हो गया और अपघर्षण भी हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को। ठीक है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है? नंबर 1 स्थलाकृति बनती है, उसको कहते हैं यू आकार की घाटी।
उसमें वी आकार की थी, इसमें यू आकार की घाटी। क्या होता है गुरुजी यू आकार की घाटी? देखिए यू आकार की घाटी क्या होता है, जब बर्फ़ की शिलाएं यानी कि हिम नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो बर्फ़ के विशाल खंड होते हैं, वो विशाल शिलाखंड उसके साथ बहते हुए आते हैं, तो वो जो घाटी बनती है वो चौड़ी घाटी बनती है। उसके शीर्ष जो है नुकीले नहीं होते, वो कैसी बनती है? चौड़ी घाटी, तली उसकी चौरस होती है, सपाट होती है। तो इस प्रकार बनी हुई घाटी को यू आकार की घाटी कहते हैं। इस घाटी का निर्माण उत्पाटन, सन्निघर्षण, अपघर्षण की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसकी आप अगर बनाना चाहें डायग्राम तो देखिए, ये एक मान लीजिए बॉक्स है जिसके अंदर से उधर से क्या आ रही है, ये कोई हिम नदी आ रही है। हिम नदी आ रही है तो इस तरीके से यू आकार की घाटी बनेगी। ये धरातलीय क्षेत्र है, ये आगे बह जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इधर से इसमें क्या है, काफ़ी सारा में ये हिम के पदार्थ इसमें बहे। चलिए इसको भी हम बना देते हैं। ये लग रहा होगा आपको कि ये हिम नदी की घाटी है। ठीक है, इससे फिर ये आगे बह जाएगी। ड्राइंग मेरे सब्जेक्ट रहा नहीं है, इस वजह से आपको कुछ हद तक ही समझ में आ रही होगी। देखिए इधर से ये हिम नदी की घाटी आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि ये घाटी जो बनी है ये कैसी बनी है, यू आकार की। मेन बात यही है इसमें, यू आकार की घाटी, इस तरीके की घाटियों का निर्माण होता है। बना लीजिए आप इसका उदाहरण के रूप में। कुछ उदाहरण भी है इसके, जिसमें इंग्लैंड की रेडियल घाटी, इंग्लैंड की रेडियल घाटी, एक है कैलिफोर्निया की येसोमाइट घाटी। ये यू आकार की घाटी होगी। नदी जब अपर्दन करती है तो प्रारंभिक अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। हिम नदी जब करती है तो यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। यू आकार की घाटी आपके समझ में आ गई होगी। उधर से बर्फ़ बह करके आ रहा है और ये बर्फ़ नीचे की चट्टानों को सपाट करते हुए, चौरस करते हुए इस तरीके की यू आकार की घाटी का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरी होती है लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। नंबर 2, लटकती घाटी। अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि सर चित्र तो बनवा देते हैं, समझा देते हैं, लिखाते कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, चित्र बनवा देते हैं, समझा देते हैं, बात समझ में भी आ जाती है कि भाई हाँ ऐसा चित्र, लेकिन लिखाते कुछ भी नहीं। अरे भाई लिखना तुमको है, ठीक है, किताबें खरीद लीजिए बाज़ार से, उसमें से नोट्स बना लीजिए। यहाँ मेरा काम सिर्फ समझाना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको कांटेक्ट करने को कहा है। कई बार मैंने पिछले 3-4 वीडियो में यही बात कही है। आप आइए, लाइव क्लास के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। मेरे पास कुछ बच्चों के ज़रूर मैसेज आए हैं, कुछ बच्चों ने ज़रूर मैसेज किया है कि सर हमको लाइव क्लास चाहिए, लेकिन जब तक तादाद ज़्यादा नहीं होती बच्चों की तब तक लाइव क्लास करना संभव नहीं। ठीक है, चलिए लटकती घाटी में क्या है, ये हिमानी की जो मुख्य घाटी है, ये वाली जो मुख्य घाटी है यू आकार की घाटी, इसी में जब कोई घाटी दूसरी तरफ से आती है, दूसरी तरफ से कोई हिम नदी आती है, आकर के इसमें प्रवेश कर जाती है, इसमें मिल जाती है, तो ये यू आकार, ये लटकती घाटी कहलाती है। देखिए मान लीजिए इधर से कोई एक नदी आ रही है, हिम नदी, वो आकर के इसमें इस तरीके से प्रवेश कर जाती है, ये आ गई इस तरीके से, तो ये घाटी ऐसा लगता है कि इसमें लटकती हुई प्रतीत होती है।
ठीक है, इधर से कोई घाटी नदी आ रही है, वो नदी की घाटी है, ये इसमें प्रवेश कर रही है, तो दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये इसमें लटकती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, हिमानी की मुख्य घाटी यू आकार की घाटी गहरी होती है, इससे मिलने वाली सहायक घाटी मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। ये लिख सकते हैं आप इसमें। हिम के पिघलने से यह प्रपात के रूप में दिखाई देती है और लटकती घाटी को निलंबित घाटी या बहिर्लंबी घाटी भी कहते हैं। ये लिख सकते हैं आप इसमें। मैं आपको ज़्यादा लिखाना नहीं चाहता, मेरा बस उद्देश्य यही है कि आप सीखें, समझें चीज़ों को, होती क्या है वास्तव में चीज़ें। ठीक है, यू आकार की घाटी समझ गए आप, इसमें लटकती घाटी भी आप समझ गए होंगे। दूसरी तरफ से जब मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी है, हिम नदी है ये भी। अब इस नदी में कोई नदी यहाँ से आकर के मिल रही है, ठीक है, ये नदी, तो ये नदी इसमें लटकती हुई नज़र आएगी। दूर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये नदी इसमें लटक रही है, तो यहाँ पे एक यू आकार की घाटी बनेगी, उसी यू आकार की घाटी को लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी होगी। चलिए, ये चित्र आप लगातार देखते रहिए, बनाते रहिए इसको। फिर एक इम्पोर्टेंट आकृति है इसमें सर्क की, सर्क या हिम गह्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्क या हिम गह्वर, सर्क या हिम गह्वर में देखिए क्या होता है, ये एक आकृति बनती है, आरामदायक कुर्सी जो होती है, बड़ा सिराना लेके इस तरीके से बैठते हैं, उस प्रकार की एक आरामदायक कुर्सी की भांति एक आकृति बनती है ये। इस आकृति में होता क्या है गुरुजी, इस आकृति में क्या है, बर्फ़ की जो शिलाएँ होती है, बर्फ़ की चट्टानें जो होती है, उन चट्टानों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ की शिला है, बर्फ़ की शिला में इस तरीके से एक आकृति बन जाती है, आरामदायक कुर्सी की तरह लगे, बड़ा टेका लेके बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये खड्डे जब पड़ जाते हैं, ये वाले जो खड्डे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले जो खड्डे पड़ जाते हैं, इसी को सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्क, CIRQE, सर्क इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। और सर्क किसको बोलते हैं, जब किसी घाटी में जो ऊपर का जो शीर्ष होता है, वहाँ पे क्या होता है, अपर्दन हो जाता है किसी जल का, किसी हिमानी का, तो वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है, उस खड्डे को सर्क के नाम से जाना जाता है। आप इसमें लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, सर्क एक आरामदायक कुर्सी की तरह मिलती जुलती घाटी है जो हिमपूर्ण गर्त होते हैं। हिमपूर्ण यानी कि बर्फ़ से जमे हुए जो क्या होते हैं, गर्त होते हैं, इन्हें हिम गर्त या सर्क या हिम गह्वर के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। जर्मनी में कार कहते हैं इसको, जर्मनी में कार, वेल्स में, वेल्स जानते हो कहाँ, सर्बिया, वेल्स में इसको क्वम के नाम से जाना जाता है, क्वम। ठीक है, और इसके अलावा स्कॉटलैंड में कोरी कहते हैं, स्कॉटलैंड में कोरी कहते हैं। अब ये नाम तो आपको भाई याद करने ही पड़ेंगे, इसको मैं समझा नहीं सकता। ठीक है, ये आकृति जरूर समझा सकता हूँ मैं आपको कि बर्फ़ जब अपर्दन हो जाता है बर्फ़ का, तो बर्फ़ का अपर्दन होने के बाद एक खड्डेनुमा आकृति बन जाती है, उसी जगह पर उसको सर्क या हिम गह्वर के नाम से जाना जाता है। जब इन्हीं सर्कों में पानी भर जाता है, यानी कि चट्टान पिघलने के बाद जब वो पानी भर जाता है, तो इसको सर्क झील के नाम से जाना जाता है, सर्क झील या टार्न झील के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इन सर्कों के निर्माण की जो उत्पत्ति का जो निर्माण है, उसके बारे में काफ़ी विवाद है। कई सारे विद्वानों ने इसके बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें जॉनसन का बर्गश्रुंड सिद्धांत और गॉरवुड का संरक्षणवादी सिद्धांत और होब्स की संकल्पनीय चक्र संकल्पना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है, वो बड़ी क्लासों के लिए है। ठीक, चलिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। 3-4 स्थलाकृतियाँ हो गई है, पहले हमने देख लिए थे, यू आकार की घाटी, फिर लटकती घाटी, फिर उसके बाद सर्क, और उसके बाद सर्क झील, टॉर्न झील जिसको कहते हैं। ठीक है, इन सर्कों में जब पानी भर जाता है तो सर्क झील के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए अगली आकृति हम देखते हैं। अगली आकृति कौन सी है? ठीक है, अगली आकृति है अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत, अरेत या तीक्ष्ण कटक।
अरेत या तीक्ष्ण कटक क्या होते हैं? देखिए, अरेत या तीक्ष्ण कटकों में होता क्या है? अरेत या तीक्ष्ण कटकों में जब कई सारे जो हिम की पहाड़ियाँ हैं, हिम की पहाड़ियों में कई सारे नुकीले भाग उभर करके जब आ जाते हैं इस तरीके से, इनके बीच में दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? इनके बीच में क्या पड़ जाती है? दरारें। और इनके जो शीर्ष है वो शीर्ष एक जगह रहते हैं, इनके बीच में दरारें पड़ जाती है, यानी कि यहाँ बर्फ़ पिघल जाती है तो इनके बीच में जगह छूट जाती है। तो ये बर्फ़ की चट्टानें ऊंची ऊंची इस तरीके से प्रतीत होती है। इस तरीके की आकृति को क्या कहा जाता है? अरेत। क्या कहा जाता है? अरेत या तीक्ष्ण कटक। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसी पहाड़ी के दोनों पार्श्वों पर सर्क उत्पन्न होते हैं, क्रमशः विकसित होते हुए सर्क नज़दीक आते हैं, जिससे इनके मध्य का भाग नुकीला होने लगता है। अंत में ये बहुत नुकीली आरे के समान हो जाती है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कंकड़ कटक के नाम से जाना जाता है। यूएसए में क्या बोलते हैं इसको? कंटक कटक। ठीक है, वैसे इसको अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से जाना जाता है। अरेत। ठीक, चलिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्विट्जरलैंड में हॉर्गेन या हॉर्नली फुर्गेन कटक भी इसको बोलते हैं। स्विट्जरलैंड में कटक भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम हॉर्निया ग्रीशृंग। हॉर्निया ग्रीशृंग ये आसान इस्तेलाह करती है। हॉर्निया गिरी श्रृंग, ये इंपॉर्टेंट इस्तेलाह करती है। देखिए क्या होता है, जब हिम वाले क्षेत्रों में, यानी कि हिमानी वाले क्षेत्रों में जहाँ हिम नदी बहती है, वहाँ क्या होता है, कोई पहाड़ होता है, पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है, तो उस पहाड़ का चारों तरफ से अपर्दन होने के बाद कोई एक स्थलाकृति इस तरीके से उठी हुई बीच में रह जाती है। बाकी सारी स्थलाकृतियों का धीरे 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 क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो ये बीच में उठी हुई स्थलाकृति को ही क्या कहा जाता है? हॉर्न। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न जो आल्प्स पर्वत में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक स्थलाकृति बन जाती है इस तरीके से। ये पहाड़ है पूरा भाई, ये पहाड़ है पूरा। इस पहाड़ पे क्या है, चारों तरफ से यहाँ से अपर्दन हो चुका है, यानी कि बह करके चली गई है। अपर्दन के फलस्वरूप ये एक स्थलाकृति बनी है, एक पर्वत की तरह, हिम वाला पर्वत। चारों तरफ से इसमें हिमानियाँ बह करके चली गई है। बाकी बचा कुचा ये भाग है, इसको हॉर्न के नाम से जाना जाता है। हिंदी में ग्रीशृंग कहते हैं। आल्प्स पर्वत का मैटरहॉर्न ये इम्पोर्टेंट है। इसी पे अभी आपको मालूम हो तो कोरोना काल में भारत का एक तिरंगा झंडा लगाया गया था। ठीक है, मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत। इसके बाद नुनाटक प्रकार की एक स्थलाकृति होती है, नुनाटक। नुनाटक में क्या होता है गुरुजी? नुनाटक में नाटक तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, हिम क्षेत्रों में जैसे मोनोडोनॉक थी, एक मोनोडोनॉक आपको याद आ रहा है, डेविस के अपर्दन चक्र में हमने आपको बताया था, उसी तरीके की ये स्थलाकृतियाँ हैं। हिम क्षेत्रों में अपर्दन के बाद बची कुची जो ऊंची उठी हुई स्थलाकृतियाँ हैं, जो बीच बीच में ऐसे लगता है कि द्वीप की तरह दिखाई दे रही है, ऐसी स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं? नुनाटक के नाम से जाना जाता है। ये विस्तृत हिम क्षेत्रों में उभरे हुए एकांकी बर्फीली द्वीप है, जो पहाड़ियाँ हैं लेकिन द्वीपनुमा दिखाई देती है। इनको नुनाटक या हिमांतर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट स्थलाकृति, जिसको हिम सोपान के नाम से जानते हैं। मिटा देते हैं इसको, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। आज की इस वीडियो में बहुत सारी शिकायतें होंगी आपको मेरे ख्याल से कि सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी तेज़ पढ़ा रहे हो आप तो। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। आप लाइव जुड़िए हमसे। लाइव जुड़ने के बाद इसको जितने भी आपके डाउट्स है, डाउट को मैं क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है हिम सोपान। हिम सोपान इससे भी आसान है, बिल्कुल आसान है। हिम क्षेत्रों में हिम नदियाँ जब बहती है तो वो क्या है, इस तरीके की एक स्थलाकृति बना रहा हूँ मैं, तो इस तरीके की एक सोपानी स्थलाकृति का निर्माण करती है। सोपानी बोलते हैं सीढ़ी नुमा को। किसको बोलते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा लिखाना मैं नहीं चाहता। ठीक है,
लिखा मैं नहीं रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके नोट्स है मेरे पास, ठीक है, नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जब आप ऑफलाइन क्लासेज लेने आएंगे तब आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड कराएंगे हम, आप लिखने की टेंशन ना लीजिए। होता है, यही बात होती है, आपके समझ में चाहे कितना ही आ जाए, लेकिन लिखा हुआ बाद में भी याद कर सकते हैं हम। तो आपको, मैं आपकी परिस्थितियों को समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखते हुए क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, इस वजह से मैं लिखना नहीं चाहता और मैं आपको बखान भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस्तेलाह करते हैं कैसी होती है, ठीक है। हिम सोपान में क्या होता है, देखिए, हिम सोपान में हिमानियाँ जब बहती है तो इस तरीके के सपाट मैदान बीच बीच में छोड़ते हुए चली जाती है। तो इस तरीके के जो सपाट मैदान बनते हैं, इस तरीके की आकृति बनती है, उसको हिम सोपान के नाम से जाना जाता है, यानी कि बर्फीली सीढ़ियाँ, ठीक है। हिम सोपान हो गए, ग्लेशियल स्टेप्स इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब बर्फ़ आती है, ऊपर से गिरती है एकदम से, तो यहाँ पर क्या खड्डे बन जाते हैं, इसके जो ये छेद है यहाँ पर खड्डे बन जाते हैं, और खड्डे बनने के बाद यहाँ पर क्या है, पानी जम जाता है। खड्डे बनने के बाद क्या होता है, पानी जम जाता है। पानी जमने के फलस्वरूप यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। पानी जब पिघलता है वो, तो एक झील के रूप में दिखाई देती है। इन्हीं झीलों को क्या कहते हैं, पैटरनॉस्टर झील। क्या बोलते हैं इनको, पैटरनॉस्टर झील। बात आपके समझ में आ रही होगी, बहुत आसान बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पैटरनॉस्टर झील। इसके बाद एक दो इस्तेलाह करते हैं और है, जिनको हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।